नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि सिंह। रुक करते हैं उत्तराखंड की खबरों का। और जैसा कि चारधाम यात्रा के लिए फिलहाल नई गाइडलाइन जारी हुई है। पहले 45 दिनों के लिए अगले आदेश तक ये नई गाइडलाइन जारी हुई है। ये पहले 45 दिनों के लिए आदेश दिया गया है। चारधाम के लिए श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है। बद्रीनाथ धाम में 16,000 तीर्थयात्री रोजाना दर्शन कर सकेंगे, तो केदारनाथ में 13,000 तीर्थयात्री रोजाना दर्शन कर सकेंगे। गंगोत्री धाम में 8,000 तीर्थयात्री रोजाना दर्शन कर सकेंगे और यमुनोत्री धाम में 5,000 तीर्थयात्री ही रोजाना दर्शन कर सकेंगे। तो चारों धामों में भारी संख्या में तीर्थयात्री जो पहुंच रहे हैं उनके लिए अब ये गाइडलाइन जारी की गई है। पहले 45 दिनों के लिए ये आदेश आया है सामने। श्रद्धालुओं की संख्या निर्धारित की गई है, क्योंकि अभी तक ये भी देखा गया कि कई लोगों की जान भी जा चुकी है। हार्ट अटैक से अब तक कईयों की जान जा चुकी है, जिसके बाद उत्तराखंड सरकार की व्यवस्थाओं पर सवालिया निशान खड़े हुए। और अब चारधाम यात्रा के लिए ये नई गाइडलाइन सामने आई है। 45 दिनों के लिए आदेश दिया गया है। चारधाम यात्रा में निर्धारित की गई है संख्या। तो बद्रीनाथ धाम में जहां 16,000 तीर्थयात्री रोजाना दर्शन कर सकेंगे, केदारनाथ में 13,000, गंगोत्री धाम में 8,000, यमुनोत्री धाम में 5,000 तीर्थयात्री ही रोजाना दर्शन कर सकेंगे। तो चारधाम यात्रा को लेकर एक तरफ प्रशासन ने अपनी एडवाइजरी जारी की है, तो स्वास्थ्य विभाग ने भी एक एडवाइजरी जारी की है चारधाम यात्रा को लेकर। यात्रा के दौरान 22 लोगों की मौत के बाद यह एडवाइजरी जारी की गई है स्वास्थ्य विभाग की ओर से। डॉक्टरों से उचित सलाह लें तीर्थयात्री। स्वास्थ्य विभाग ने यह आदेश दिया है कि डॉक्टर से उचित सलाह लें तीर्थयात्री। हार्ट पेशेंट और बीपी रोगी सावधानी बरतें। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। तो फिलहाल ये दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उन यात्रियों के लिए जो या तो हार्ट के पेशेंट हैं या उन्हें किसी तरह की बीपी से जुड़ी समस्याएं हैं। वो पहले डॉक्टर से परामर्श लें, उसके बाद ही अपने कदम आगे बढ़ाएं तीर्थ यात्राओं के लिए। तो चारधाम यात्रा के लिए एक के बाद एक ये नई एडवाइजरी जारी हो रही है, जहां पहले 45 दिनों के लिए श्रद्धालुओं की संख्या सीमित करने के निर्देश दिए गए हैं। और अब जैसा कि अब तक 22 लोगों की जान जा चुकी है, इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग भी अलर्ट है और कहा गया है कि पहले तीर्थयात्री डॉक्टर से उचित सलाह लें और हार्ट पेशेंट, बीपी रोगी खास सावधानी बरतें। और धामी सरकार की 2.0 की बैठक अब होनी है, जो कि 12 मई को होगी। मंत्रिमंडल की ये बैठक, धामी 2.0 की दूसरी बैठक 12 मई को होगी। चारधाम यात्रा व्यवस्था पर फैसला हो सकता है। अभी हमने आपको बताई कि क्या क्या एडवाइजरी नई जारी की गई है। और धामी 2.0 की दूसरी बैठक 12 मई को होगी। मंत्रिमंडल की यह बैठक और चारधाम यात्रा व्यवस्था पर फैसला हो सकता है।
और चारधाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की मौत का सिलसिला लगातार जारी है और इसको देखते हुए उचित व्यवस्थाएं भी की जा रही हैं, खास दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। तो बद्रीनाथ धाम की यात्रा पर आए 2 तीर्थयात्रियों की मौत हो गई है। जोशी मठ में होटल में ठहरे यात्री के हार्ट अटैक से मौत हुई है, जबकि बद्रीनाथ धाम में एक तीर्थयात्री की जान गई है। उत्तराखंड सरकार और स्वास्थ्य विभाग भले ही यात्रा की तैयारियों के लाख दावे कर रहा है, लेकिन जमीनी हकीकत इससे कोसों दूर नजर आ रही है, क्योंकि यात्रा मार्ग पर 8 दिन में 22 श्रद्धालुओं की मौत, ये बताने के लिए काफी है कि केंद्र सरकार में भी चारधाम में हुई इन मौतों को गंभीरता से लिया है। और यही कारण है कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से इस पूरे मामले पर रिपोर्ट मांगी है। मंगलवार शाम स्वास्थ्य सचिव ने पीएमओ को जवाब भेजा है। और वैसे इन मौतों के पीछे जहां सरकार की खामियां सामने आ रही है, तो वहीं श्रद्धालुओं की लापरवाही भी उनकी जान पर भारी पड़ रही है। और आज हम आपको बता रहे हैं कि चारधाम यात्रा में इतनी मौतें क्यों हो रही है। चारधाम यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की जो मौतें हुई है, उसमें अधिकांश हार्ट अटैक से हुई हैं। हालांकि कुछ अन्य बीमारियों के चलते भी हुई है यात्रियों की मौत। और वहीं केदारनाथ पैदल मार्ग पर एक श्रद्धालु की मौत पैर फिसलकर खाई में गिरने से हुई है। केदारनाथ धाम में तैनात डॉक्टर प्रदीप भारद्वाज के मुताबिक अगर श्रद्धालु कुछ बातों का ध्यान रखते तो इस तरह के खतरे से बचे रह सकते हैं, आसानी से अपनी यात्रा पूरी कर सकते हैं। तो बद्रीनाथ, गंगोत्री, केदारनाथ, यमुनोत्री, ये 4 तस्वीरें हैं आपके सामने, जहां श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और अब जाकर संख्या को सीमित किया जा रहा है। साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी एडवाइजरी जारी की गई है कि जो भी बीपी के मरीज हैं या फिर हार्ट अटैक की उन्हें कोई समस्या है, हार्ट के पेशेंट हैं, तो जाकर के पहले डॉक्टर से उचित सलाह लें। उचित सलाह ले तीर्थयात्री, ये स्वास्थ्य विभाग की ओर से कहा गया है एडवाइजरी में। और हार्ट पेशेंट, बीपी रोगी सावधानी बरते। अधिक जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर 104 पर संपर्क करें। तो जिन यात्रियों ने चारधाम यात्रा के लिए अपना रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है, उनके लिए फिलहाल संख्या भी सीमित की गई है और पहले डॉक्टर से उचित परामर्श लेना होगा। ज्यादा जानकारी के लिए टोल फ्री नंबर दिया गया है 104, इस पर यात्री संपर्क करें। और अजय पांडे हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अजय, ये देखा जा रहा है कि एक के बाद एक अब एडवाइजरी जारी की जा रही है, खास तौर पर जब से मौतों का सिलसिला लगातार बढ़ रहा है। देखिए, चारधाम यात्रा व्यवस्थाओं को सुचारू करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार बैठकें कर रहे हैं और अधिकारियों को इस विषय को लेकर के दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। लेकिन चूंकि मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, अभी शुरुआती दौर में 20 लोगों की अगर मौत हो जाती है तो जाहिर है कि प्रशासनिक व्यवस्था पर तमाम सवाल भी खड़े होते हैं। श्रद्धालु इस समय भारी तादाद में चारों धामों में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। फिलहाल कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए थे, लेकिन एक बार फिर से अब नए सिरे से शासनादेश जारी किया गया है और मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के बाद, क्योंकि पहले भी एक बार शासनादेश जारी किया गया था कि चारों धामों में यात्रियों की संख्या सीमित की जाएगी। अब एक बार फिर से यात्रियों की संख्या सीमित करने के लिए शासनादेश जारी किया गया है और पिछले शासनादेश से ये कहा गया है कि चारों धामों में 1,000 तीर्थयात्री अब अधिक संख्या में आ सकते हैं, क्योंकि कई धामों में, चाहे केदारनाथ धाम की बात करें, चाहे बद्रीनाथ धाम की बात करें, यहाँ पर भारी तादाद में तीर्थयात्री पहुंच रहे हैं। और ऐसे में गंगोत्री और यमुनोत्री के मार्ग में भी कई तीर्थयात्रियों की मौत हुई है। तो ये स्वास्थ्य विभाग की जो तैयारी है, स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम इंतजामात हैं, उसको लेकर के एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है। अब क्योंकि पीएमओ ने इस पर रिपोर्ट मांगी है और पीएमओ के पास, यानी प्रधानमंत्री कार्यालय के पास जब ये जानकारी पहुंची है, तो उन्होंने यहाँ से ये स्वास्थ्य विभाग से और उत्तराखंड सरकार से पूछा है कि आखिर क्या व्यवस्थाएं हैं और
कहाँ पर दिक्कतें आ रही हैं। तो ऐसे में अब स्वास्थ्य विभाग की ओर से नए सिरे से एक एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जो तीर्थयात्री यहाँ पर आ रहे हैं अपने स्वास्थ्य संबंधी पूरी जानकारी को लेकर के आए और अगर हार्ट के पेशेंट हैं, बीपी के पेशेंट हैं, तो वो डॉक्टरों से जरूर सलाह लें, परामर्श लें, उसके बाद ही वो आगे की यात्रा करें। इसके साथ साथ टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, हेल्थ चेकअप की व्यवस्था भी की गई है और ये कहा गया है कि जगह जगह पर आप चाहें तो हेल्थ चेकअप करा सकते हैं। और बीमार यात्रियों के लिए बार बार ये कहा जा रहा है कि वो अपने पास डॉक्टर का जरूर नंबर रखें। और क्योंकि चारों धामों में इस समय कड़ाके की ठंड पड़ रही है और उस ठंड से बचने के लिए अपने स्तर से सभी लोगों को व्यवस्थाएं करनी होगी। सभी लोग जान जाएं कि यहाँ पर अगर आ रहे हैं चारों धामों में दर्शन करने के लिए तो अपने साथ गर्म कपड़े लेकर के जरूर आएं। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात की अपील की है और चार धाम यानी बद्री केदार मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने भी अपील की है और ये कहा है कि सभी तीर्थयात्री यहाँ आए, उनका स्वागत है, उनके लिए सब तमाम जो व्यवस्थाएं की गई हैं वो सारी व्यवस्थाएं, सारी सुविधाएं उनको मुहैया कराई जाएगी। लेकिन यात्रियों को भी संयम से रहना होगा, उनको भी प्रशासन की ओर से जो व्यवस्थाएं की जा रही है उसी के अनुरूप काम करना होगा। और क्योंकि चारों धामों में यात्रियों की संख्या पूरी तरह से सीमित की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि चारों धामों में उतनी ही तादाद में लोग दर्शन करने के लिए जाएंगे। केदारनाथ में एक नया प्रयोग जरूर किया गया है कि अब 1 घंटे 1.5 घंटे की दर्शन के लिए मोहलत और अधिक दे दी गई है, क्योंकि पहले सुबह से लेकर के 3 बजे तक दर्शन का समय था। 3 से 4 बजे तक भगवान के श्रृंगार और उनके विश्राम का समय निर्धारित किया गया था। इसके बाद यानी कि समय अवधि बढ़ा दी गई है, कुछ समय सीमा की छूट दी जा रही है कुछ हद तक। जी हाँ, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए अजय आपका। तो चेकअप के बाद ही यात्रा पर निकलें और बीमार लोग अपने डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर लें। बुजुर्ग बीमार व्यक्ति यात्रा करने से बचें। रास्ते में 1 दिन का आराम जरूरी है। गर्म और ऊनी कपड़े अपने साथ रखें। हार्ट पेशेंट, हाई बीपी के मरीज विशेष सावधानी रखें और किसी भी तरह की परेशानी पर 104 पर संपर्क करें। मादक पदार्थों के सेवन से परहेज करें और आंखों को बचाने के लिए सनग्लासेस का प्रयोग करें। खाली पेट यात्रा न करें और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में व्यायाम से बचें। और चंपावत उपचुनाव में कांग्रेस की ओर से प्रत्याशी बनाई गई निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल किया है। ये तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जहां 9 मई को अपना नामांकन दाखिल किया था और निर्मला गहतोड़ी ने अपना नामांकन दाखिल किया है आज की तारीख में। तो प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष करण माहरा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता इस दौरान इनके साथ मौजूद रहे। चंपावत विधानसभा उपचुनाव के लिए नामांकन का आखिरी दिन है और अब उपचुनाव को लेकर प्रचार की जंग छिड़ेगी। बीजेपी और कांग्रेस ने अपने स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी कर दी है। जल्द केंद्र और प्रदेश के सियासी दिग्गज प्रचार में उतरेंगे। वहीं निर्मला गहतोड़ी से पहले मंगलवार को सपा प्रत्याशी मनोज भट्ट ने नामांकन अपना दाखिल कराया था। तो एक एक कर सभी ने अपना नामांकन दाखिल कराया और खास तौर पर ये 2 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर ये इशारा कर रही हैं कि ये दोनों ही बड़े दिग्गज आमने सामने हैं। एक तरफ है सीएम पुष्कर सिंह धामी तो दूसरी तरफ है कांग्रेस की तेज तर्रार महिला प्रत्याशी निर्मला गहतोड़ी। देखना होगा कि एक दूसरे को कितने बड़े मार्जिन से कौन शिकस्त दे पाता है। और चंपावत उपचुनाव के लिए हर पार्टी तैयार है और इस बीच बीजेपी ने भी अपने स्टार प्रचारकों की सूची जारी की हुई है। बीजेपी ने अपने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है जिसमें 40 नेताओं को स्टार प्रचारक बनाया गया है। सीएम योगी और स्मृति ईरानी भी धामी के लिए वोट मांगेंगे।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी सीएम धामी के लिए प्रचार प्रसार करेंगे, वोटों की अपील करेंगे। 40 स्टार प्रचारकों की ये सूची जारी की गई है विधानसभा की चंपावत सीट के उपचुनाव के लिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, बीजेपी के राष्ट्रीय मीडिया प्रमुख और राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी के साथ ही केंद्रीय मंत्री और पार्टी के केंद्रीय और प्रांतीय पदाधिकारी, 4 पूर्व मुख्यमंत्री, धामी कैबिनेट के सभी सदस्य और सांसद विधायक शामिल हैं। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 9 मई को ही चंपावत उपचुनाव के लिए नामांकन भरा और चंपावत सीट पर 31 मई को उपचुनाव होना है। चंपावत उपचुनाव का परिणाम 3 जून को आएगा। बता दें कि धामी के लिए बीजेपी से कैलाश गहतोड़ी ने अपनी सीट छोड़ी है। फरवरी में हुए मुख्य चुनाव में धामी अपनी परंपरागत खटीमा सीट से चुनाव तीसरी बार फिलहाल लड़े थे, लेकिन हार का सामना करना पड़ा था। बीजेपी उपाध्यक्ष देवेंद्र भसीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका एफएम न्यूज में। जी धन्यवाद। देवेंद्र जी, अब देखिए, चुनाव की तो तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी है हमारे सामने। क्या देखा जाए, क्या समझा जाए, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से अब निर्मला गहतोड़ी भी हैं, एक महिला प्रत्याशी भी है और ब्राह्मण समुदाय से भी ताल्लुकात रखती है, जो कि इलाका ही ब्राह्मण बाहुल्य है पूरा। देखिए, मुख्य बात यह है कि चुनाव भारतीय जनता पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री प्रत्याशी श्री पुष्कर सिंह धामी जी निश्चित तौर पर ऐतिहासिक जीत के साथ विजयी होने वाले हैं। कांग्रेस के जहां तक सवाल है तो उन्होंने चुनाव से पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया और इसी कारण से उनके सभी बड़े नेता, यहाँ तक कि जो पिछले विधानसभा चुनाव जो हाल ही में हुआ है उसमें कांग्रेस के जो प्रत्याशी रहे, उन्होंने भी चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया, हाथ खड़े कर दिए। वही सबको दिखाई दे रहा था कि चुनाव हारेंगे, ऐसे में उन्होंने निर्मला जी को आगे कर दिया है। लेकिन ये बात तय है कि कांग्रेस चुनाव हारने वाली है। और दूसरा एक और पक्ष है कि हम जहाँ पर पूरे संगठन की ताकत के साथ चुनाव में उतर चुके हैं, हम अपनी पूरी तैयारियों के संग उतरे हुए हैं, वही कांग्रेस अभी खंड खंड विभाजित है। उनके यहाँ इतनी गुटबंदी है कि जो स्टार प्रचारकों को लेकर के या चुनाव समिति को लेकर के खींचतान हुई है वो सबके सामने आ रही है। दूसरी ओर हमने जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जो कार्य हैं, पुष्कर सिंह धामी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए जो कार्य हैं, वो कार्य हमारा आधार है। और कांग्रेस के पास तो केवल एक ही आधार है कि जब उत्तराखंड में थे तो भ्रष्टाचार किया और केंद्र में थे तो हमारा विशेष पैकेज उत्तराखंड से छीन लिया। तो ये नकारात्मक उनकी भूमिका रही है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर जिस प्रकार से भी विधान 2/3 बहुमत से जनता ने विजय दिलवाई थी और चंपावत में भी हमारे प्रत्याशी थे गहतोड़ी जी, वो 5000 से अधिक वोटर जीते थे। तो इस बार पुष्कर सिंह धामी जी जीतने वाले हैं। बिल्कुल। देखिए देवेंद्र जी, कैलाश गहतोड़ी ने जिस तरह से सीट को जीतकर अपने लिए राह आसान बनाई और इस सीट को जीता, तो क्या यही आसान राह सीएम धामी के लिए भी अब हो जाएगी? देखिए, निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी का अपना एक काम करने का तरीका है और हम संगठन में हर चुनाव को महत्वपूर्ण और गंभीरता से लेते हैं। तो जब चुनाव विधानसभा का उस समय तो हमारे सामने 70 विधानसभाएं थी, अब हमारे सामने केवल एक विधानसभा है। तो निश्चित तौर पर उसका एक बड़ा अंतर होता है। और दूसरी ओर हम एकजुट हैं और कांग्रेस बिखरी हुई है। हमारे पास विकास का मॉडल है, हमारे पास विकास का पूरी एक जर्नी है। कांग्रेस के पास केवल भ्रष्टाचार है और विकास। लेकिन एक जो जनाधार है, चंपावत सीट का जो जनाधार है, आपको क्या लग रहा है वो सीएम पुष्कर सिंह धामी के लिए भी जाएगा जिस तरह से कैलाश गहतोड़ी के समर्थन में था? बिल्कुल जाएगा और उससे अधिक जाने वाला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। उससे अधिक जाने वाला है और विजयी होंगे धामी जी और ऐतिहासिक मतों से विजयी होंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।
और देहरादून से खबर, गुड गवर्नेंस को लेकर सीएम धामी की बैठक, सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक है। ई ऑफिस प्रणाली को और मजबूत करने पर फोकस रहेगा। तो ये बैठक फिलहाल हो चुकी है। सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ जो समीक्षा बैठक थी वो हो चुकी है। ई ऑफिस प्रणाली को और मजबूत करने पर फोकस है और तय समय पर अधिकारियों को ऑफिस लाने का निर्देश दिया गया। तो आज ये बैठक संपन्न हुई है गुड गवर्नेंस को लेकर, यानी कि जितने भी वरिष्ठ अधिकारी हैं सरकार के, उनके साथ आज ये समीक्षा बैठक हुई और ई ऑफिस प्रणाली को और भी ज्यादा मजबूत करने पर फोकस रहा। और उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भूकंप के झटके महसूस किए गए हैं। 4.9 तीव्रता दर्ज की गई है। भूकंप की तीव्रता 4.9 दर्ज की गई है रिक्टर स्केल पर। तो भूकंप का केंद्र पिथौरागढ़ जिला रहा। यहां पर धारचूरा तहसील से 19 किलोमीटर दूर ये बताया जा रहा है केंद्र। ये इलाका नेपाल और चीन सीमा से लगता है। भूकंप के झटके से किसी भी तरह के जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन 4.9 तीव्रता दर्ज की गई है रिक्टर स्केल पर। चलिए, इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। इजाजत दीजिए। नमस्कार।